Hello everyone, today we are going to start our new chapter, that is problem of deficient demand and excess demand. Students, deficient demand और excess demand को पढ़ने से पहले हम कुछ हमारे यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के अंदर, वो पहले डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन कब होती है, व्हेन AD इज इक्वल्स टू AS या फिर S इज इक्वल्स टू I, कि जब हमारा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल है, और या हम ये कह सकते हैं कि सेविंग हमारी इक्वल है इन्वेस्टमेंट की। अब इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ ही फुल एम्प्लॉयमेंट जहां पर स्टक कर रहा है वहीं पर ही अचीव हो। इसका मतलब कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो हम फुल एम्प्लॉयमेंट में भी अचीव कर सकते हैं और अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी अचीव कर सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कि जहां पर हम अपने सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं, अच्छे प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं, और अंडर एम्प्लॉयमेंट में हम अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। अब इसी चीज को पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या है। सपोज करो कि आपकी जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपके प्लांट की, वो है 10 बिलियन। यानी कि आप टोटल प्रोडक्शन अपने प्लांट से 10 बिलियन का कर सकते हो। ओके, यानी कि आप सप्लाई कितनी कर सकते हैं, एग्रीगेट सप्लाई जो टोटल इकोनॉमी की अगर हम बात करें कि सबका प्रोडक्शन मिलाकर, तो वो कितना है। हम एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेके कि आप खुद का लगा लो, ठीक है। तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारे प्लांट की है 10 बिलियन, और डिमांड हम अपनी क्या कर रहे हैं, 10 बिलियन की ही हमारी क्या है, डिमांड है। तो यहाँ पर जो 10 बिलियन यानी कि एग्रीगेट डिमांड भी 10 बिलियन की है और हमारी सप्लाई भी 10 बिलियन की है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इसीलिए हम 10 बिलियन के जितनी कैपेसिटी है उस प्रोडक्शन हाउस की, उसी के अकॉर्डिंग उतना ही प्रोडक्शन हम कर भी रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट है। हम अपने लेबर्स की, जो लोग चाहते हैं काम करना, जितना उनको काम करना है उतना काम भी मिल रहा है उनको। कैपिटल से हम जितना जनरेट मैक्सिमम हम उसका इंटरेस्ट ले सकते हैं, मीन्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उतना हम उसका यूटिलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो हमारा सभी पूरे रिसोर्सेज हमारे फुली यूटिलाइज्ड है, ठीक है। और हमारी एग्रीगेट डिमांड भी कितनी है, 10 बिलियन। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे कि जहां पर आपके रिसोर्सेज का भी फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है और इक्विलिब्रियम की पोजीशन भी स्टक कर रही है, इसको बोलेंगे हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब इसी का थोड़ा सा एक और पार्ट देखते हैं कि हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी, जो हमारे प्लांट की कैपेसिटी है वो है 10 मिलियन, लेकिन क्योंकि हम अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से हम सिर्फ 8 बिलियन ही प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। हमने कितना प्रोडक्शन किया, 8 बिलियन। कैपेसिटी कितने की थी, 10 बिलियन की। लेकिन यहां पर सपोज करो कि एग्रीगेट डिमांड भी 8 बिलियन की है। एग्रीगेट डिमांड भी कितनी है, 8 बिलियन की। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई के, क्योंकि डिमांड भी 8 बिलियन की थी और जो सप्लाई है, हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी 8 बिलियन का था। लेकिन यहाँ पर अचीव तो कर गए हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर, बट ये कौन सा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ये कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर। ओके, तो इसी को हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं बच्चे से। क्या होता है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट। देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन AS इज इक्वल्स टू AD। इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, AS इज इक्वल्स टू AD अलोंग विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। So there is no excess capacity, कि यहाँ पर कोई भी excess capacity या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इकोनॉमी में। ऐसा क्यों, क्योंकि हम अपने पूरे के पूरे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रहे हैं। जिनको काम चाहिए था, लेबर को काम चाहिए था, लेबर को काम भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं है, और क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, इस वजह से हमारी कोई भी कैपेसिटी यानी कि हम सप्लाई भी अपनी इंक्रीज नहीं कर सकते।
ओके, क्यों नहीं कर सकते? देखो ये सारा का सारा कंसेप्ट हमारा चलता है शॉर्ट टर्म में, और हमें पता है कि शॉर्ट टर्म में हम सिर्फ अपना जो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं वो सिर्फ किस वजह से बढ़ा सकते हैं, अपनी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, यानी कि लेबर और लगाकर, वेरिएबल फैक्टर और लगाकर, तभी हम अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज हम अपने टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। तो जब चेंजेस नहीं ला सकते, इसी वजह से यहाँ पर कैसे है, लेकिन अगर इसी शॉर्ट टर्म में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है किसी इकोनॉमी के अंदर, तो वहां पर हम अगर सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं तो वो सिर्फ इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि वहां पर हमने लेबर को एम्प्लॉयड कर। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट में तो ऑलरेडी लेबर सारी की सारी एम्प्लॉयड है, सबके सबको जो लोग चाहते थे काम करना उन सबको काम मिल रहा है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी नहीं है और ना ही वहां पर एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन। So full employment refers to that situation in the economy where the equilibrium strikes, means AS is equals to AD along with the fuller utilization of resources. Next आता है आपके पास अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है? रेफर्स टू दैट सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन AS is equals to AD, यानी कि यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम स्ट्राइक कर रहा है, AS इक्वल हो रहा है AD के, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हम अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जब हम अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर सिचुएशन है अनएम्प्लॉयमेंट की। ओके, यहाँ पर सिचुएशन है एक्सेस कैपेसिटी की, कि हम यहाँ पर जो लोग अनएम्प्लॉयड है, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो वो क्या करेंगे, वो डिमांड करना शुरू कर देंगे, और वो डिमांड करेंगे तो हम अपने जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें और लेबर बढ़ाकर हम अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर सकते हैं एज पर द डिमांड, कि डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। तो यहाँ पर कैपेसिटी रहती है इकोनॉमी की, कौन सी कैपेसिटी? एक्सेस कैपेसिटी। Accordingly, there is excess capacity in the economy even in a state of equilibrium. कि चाहे हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन को स्ट्राइक कर चुके हैं, स्ट्रक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन स्टिल बनी रहती है। ओके, तो ये था हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह की। अनएम्प्लॉयमेंट एक होती है आपकी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और एक होती है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी का मतलब कि अपनी इच्छा से, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर द पीपल डू नॉट वांट टू डू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, कि जो एग्जिस्टिंग वेज रेट चल रही है उसके ऊपर लोग जो है वो काम करने के लिए रेडी ही नहीं है, वो चाहते ही नहीं है काम करना। जैसे कि इसका एग्जाम्पल बड़ा अच्छा सा एक एग्जाम्पल है कि हमारे जो हाउस वाइफ होती हैं उनको हम कहते हैं कि ठीक है जॉब कर लो, वो कहते हैं नहीं भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितने मर्जी पैसे मिले। वो कहेंगे ना, अगर उनको हम कह भी देंगे कि आपको 50,000 का हम पैकेज दे देते हैं पर मंथ का, वो तब भी कह देते हैं कि नहीं भाई हमसे जॉब नहीं होती, हमने नहीं करती जॉब। ठीक है, तो वो क्या है, वो वॉलंटरीली अपनी इच्छा से काम जॉब नहीं करना चाहते, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज अ सिचुएशन वेयर द पीपल डू नॉट विलिंग टू डू द वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वेयर द पीपल वांट टू डू वर्क, कि लोग चाहते हैं काम करना लेकिन उनको काम ही नहीं मिलता, बट दे आर नॉट गेटिंग द जॉब एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, कि वो जो भी वेज रेट चल रहा है, चाहे उन्हें 10,000 रुपए महीना मिल रहा है, चाहे उनके जो इकोनॉमी में वेज रेट चल रहा है 20,000 रुपीज पर मंथ, तब भी उनको वो रेडी है काम करने के लिए, लेकिन उनको काम ही नहीं है। देयर इज नॉट इनफ जॉब्स इन द इकोनॉमी, कि इतनी जॉब्स है ही नहीं इकोनॉमी के अंदर, उस वजह से ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और ध्यान रखना, जब भी इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो हम इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को ही कंसीडर करते हैं, कि वहां पर जो हम ये कहते थे कि इतनी बेरोजगारी है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, वहां पर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है।
ओके, तो ये था हमारा वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी where the people are ready to do the work but they are not getting the work at the existing wage rate, so that is called involuntary unemployment. And voluntary unemployment where the people do not want to do the work, they are not willing to do the work at the existing wage rate. नेक्स्ट हमारे पास आता है कंसेप्ट हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट का और नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कौन सी, अभी मैंने बताया कि जहां पर वेयर द पीपल दोज हु वांट्स टू डू द वर्क दे आर गेटिंग द वर्क, कि जो चाहते हैं काम करना उनको काम मिल रहा है। ठीक है, जो द सिचुएशन वेयर द पीपल दोज हु वांट्स टू डू द वर्क दे आर गेटिंग द जॉब, दे आर गेटिंग द work, so that employment is called full employment. If we'll say कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, इट डजंट मीन कि यहाँ पर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं काम करना उनको मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। वहां पर स्टिल अ मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्टिल एग्जिस्ट इन द इकोनॉमी, कि फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के अंदर भी एक मिनिमम जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है। और वो कैसी अनएम्प्लॉयमेंट है, उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, तो ध्यान रखना, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन डजंट मीन दैट देयर इज अ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। Still there exists natural unemployment, and natural unemployment refers to the rate of unemployment which always exists in the economy even when labor market means कि जितनी डिमांड है लेबर की उतनी ही सप्लाई भी हो रही है लेबर की, यानी कि लेबर डिमांड ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू सप्लाई ऑफ लेबर, ये होता है इक्विलिब्रियम लेबर मार्केट का। सो व्हेन लेबर मार्केट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि चाहे लोगों को जितना लोगों को काम चाहिए, जो लोग काम करना चाहते हैं उनको काम भी मिल रहा है, सप्लाई जितनी लेबर इच्छुक है काम करने के लिए उतनी उनकी डिमांड भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है ऑलवेज इन द इकोनॉमी, एंड दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। And why is it arise? It is arise due to frictional changes और structural changes, यानी कि फ्रिक्शनल चेंजेस की वजह से और स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से ये नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है इकोनॉमी के अंदर। अब ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट अनएम्प्लॉयमेंट विच इज एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स इन द डायनामिक मैनर, कि जब हम चेंज करते हैं, सपोज करो मैंने एक जॉब छोड़ दी आज, ठीक है, और अभी आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मेरे को 3 महीने बाद 4 महीने बाद फिर से जॉब मिलती है, तो ये तो 3 months 4 months मैंने स्पेंड किए बीच में, ये क्या है, ये सारे स्पेंड किए मैंने क्या कहलाऊंगी मैं, अनएम्प्लॉयड ही कहलाऊंगी उस टाइम पर। तो ये जो चेंजेस आए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रही इस टाइम पीरियड के अंदर, इस अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। समटाइम्स क्या होता है, लेबर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पाती है, उसकी वजह से उनको क्या हो जाता है, अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से लोगों को काम नहीं मिल पा रहा, कि जो पहले अनएम्प्लॉयड थे अब उनको थोड़े टाइम के लिए कह दिया गया कि भाई अभी काम नहीं है, थोड़े टाइम बाद आना। ठीक है, तो ये क्या है, ये फ्रिक्शनल चेंजेस ही तो है हमारे, कि अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंजिंग ऑफ जॉब्स को चेंज करते वक्त, या कोई शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया है कि रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है तो लेबरों के लिए भी अभी आया नहीं है रॉ मटेरियल, जब आएगा तब आ जाना, तब काम करना। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एक टाइम ड्यूरेशन में वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। So frictional unemployment associated with changing of jobs in dynamic manner, like shortage of raw material, wear and tear of machine, कि अगर कोई खराब हो गई है मशीन और उस पर काम नहीं हो पा रहा तो उसको जितना टाइम लगेगा, समटाइम्स हो सकता है हमने फॉरेन से टेक्नोलॉजी मंगाई होती है या कहीं बहुत दूर से टेक्नोलॉजी आती है, उसको सही करने में महीना 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड के अंदर भी कई बार
लोग जो है वो जो लेबर है वो अनएम्प्लॉयड रहती है, और दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. Next unemployment is structural unemployment. Structural unemployment that results from the long-term decline of certain industry, like due to change in technique, new emerging industries, etc. देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की जब हमारे पास लॉन्ग टर्म डिक्लाइन आ जाए किसी इंडस्ट्री के अंदर, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं लोग. जैसे कि आपने सुना होगा आपके 90s या 80s के सेक्शन में, उस टाइम पर 90s के टाइम के ऊपर आपका कंप्यूटर आया था, ठीक है. और उस टाइम पर जितने जो लोग कंप्यूटर की नॉलेज रखते थे, क्योंकि पहले लोग कंप्यूटर को नहीं जानते थे, उनको आता ही नहीं था ऑपरेट करना, तो उसकी वजह से एक नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जिन्होंने उनको सीखा, ठीक है, जिन्होंने उनको सीख लिया वो तो एम्प्लॉयड रह गए, लेकिन उसकी वजह से कई क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए कि हमें तो आता नहीं. स्पेशली आपके जो ओल्ड एज पर्सन थे उस टाइम पर, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, उनको जॉब्स छोड़नी पड़ी उसी की वजह से, ठीक है. और कईयों को तो ये तक कह दिया कि चलो कोई बात नहीं, आप पहले कंप्यूटर सीखाइए. उनको जो एक टाइम दे दिया कि ठीक है 1 साल का डिप्लोमा है, आप 1 साल के बाद आ जाइए, आप 1 साल तक पहले सीख आइए. तो एक नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई इकोनॉमी के अंदर, उस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. यहाँ पर देखो, और ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री की नई तरह की कोई इंडस्ट्री आ रही है. अब लेबर तो पहले वाली इंडस्ट्री में जैसे काम कर रही थी उसको वैसे वही आता है काम करना, अब उसको नया काम सीखने में टाइम तो लगेगा. अब वो जो टाइम उनको लगेगा सीखने के अंदर, उस टाइम पर वो क्या रहेंगे, अनएम्प्लॉयड रहेंगे, और उस अनएम्प्लॉयमेंट को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. So structural unemployment is that unemployment which results from the long-term decline of certain industry. क्लियर? तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड. आज के लिए इतना ही. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.